स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बुक सीरीज में बेहद स्वागत करती हूँ। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। पहला आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा माइनिंग पॉल्यूशन, और उसमें भी हम जो सैंड माइनिंग है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें इंडिया के अंदर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनको हम कैसे टैकल कर रहे हैं, इस वाले चैप्टर में बात करेंगे। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये वाला जो टॉपिक है इसको हम ज्यादा जो है डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मींस में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आने वाले टाइम में भी जो है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी स्टडी IQ पब्लिकेशन की बुक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर UPSC CSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इस बुक को हम ऑलमोस्ट जो है अपनी इस लेक्चर सीरीज में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, वो आपको मिल जाएगा। वहां से आप सारे चैप्टर्स को जो है 1 बाय 1 कवर कर सकते हो। आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंप्लीट कब होगा, तो आई थिंक 4 और क्लासेस आएंगे एंड देन ये बुक हमारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। आज जैसे हम इन 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी एंड देन हम अपनी नेक्स्ट यूनिट क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है मूव ऑन कर जाएंगे। इस बुक को आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको बुक बहुत ही ज़्यादा कीक वॉक लगेगा पढ़ने में, बट एग्जाम के लिए यू हैव टू रिवाइज इट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा बुक परचेज करने का, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंक जो है सेंड कर दूंगी। इस बुक पर मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आप बेसिकली जो एक फैकल्टी कोड है प्राची लाइव, PRACHILIV, इसको यूज कर सकते हैं। तो बुक पर आपको जो है एक डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी IQ पब्लिकेशन की तरफ से पूरा स्टडी मटेरियल रिलीज किया गया है, अगर आप उसको भी परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगेन यूज कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। लेकिन अगर आप हमारे P2I बैच का पार्ट बनते हो तो दरअसल P2I बैच में ये सारा जो स्टडी मटेरियल है ये हम आपको देते हैं, इंक्लूडेड द हैंड रिटन नोट्स, ताकि जो लास्ट मोमेंट पर रिवीजन होता है वो आपका बहुत ही आसान तरीके से हो सके। 11 सितंबर को सुबह के टाइम यानी कि सुबह 8 बजे जो मॉर्निंग बैच है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप एडमिशन ले लीजिए, ताकि जो पहली क्लास होगी उससे ही आप जो इस बैच को ज्वाइन कर पाओ। साथ ही 3 लैंग्वेजेस में कोर्स होगा, हमारी लाइव क्लासेस होंगी, और यदि इस बैच का भी एक पार्ट बनते हो तो हमारा जो मींस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है आप उसका भी एक हिस्सा बन जाओगे। यानी कि आपका प्रीलिम्स अगर क्रैक होता है तो मींस के लिए हम आपको 4 महीने के लिए बुलाते हैं। रहने खाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी स्टडी IQ की होती है, आपको अपनी मींस की प्रिपरेशन जो है यहाँ पर करनी रहती है। तो अगर आप क्लासेस के साथ बहुत अच्छा मटेरियल जो है बेसिकली पढ़ने के लिए चाहते हैं, साथ में आप अपनी प्रीलिम्स और मींस की टेस्ट सीरीज को भी कवर करना चाहते हैं, अलोंग विद दैट आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी गाइडेंस चाहते हैं, तो दिस इज अ वेरी बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली फी पे करते टाइम आपको ऑप्शन आता है अप्लाई कूपन कोड। यदि उस टाइम पर आप कूपन कोड प्राची लाइव अप्लाई करेंगे तो आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर जो है मिल जाएगा। परफेक्ट है। इस कोर्स के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं, UPSC विद प्राची। परफेक्ट है। चलिए अब हम बेसिकली अपने जो है क्लास की ओर चलते हैं। परफेक्ट है। तो हमारा पहला जो है बेसिकली चैप्टर कौन सा था? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को समझने के लिए हमें बेसिकली पहले जो रेडियो एक्टिविटी होती है एटलीस्ट उसका एक बेसिक आइडिया यहाँ पर जो है होना चाहिए। ठीक है। तो देखो क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई मटेरियल है, आपका कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर यदि कुछ एटम्स या कुछ एलिमेंट्स कह लीजिए वो अनस्टेबल हैं, तो ये एक नेचर होता है कि वो अपने आप को स्टेबल करने का ट्राई करते हैं, और जब वो अपने आप को स्टेबल करते हैं तो इस दौरान एक एनर्जी जो है रिलीज होती है। इसी को हम जो है रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि जब भी ये जो एटम्स हैं अपने आप को एक चेंज करेंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होती है, और यू कैन से आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रिलीज होती है, एंड यही आपकी जो है रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये जितना ज़्यादा इंटेंस होती है ये उतना ही ज़्यादा हम पे एक इम्पैक्ट डाल सकती है। जैसे ह्यूमन सेल्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, हमारे DNA के अंदर म्यूटेशन भी कर सकती है।
परफेक्ट है। तो अगर बहुत हायर लेवल पे आप चले जाएंगे तो इसका एक बहुत डैमेजिंग इफेक्ट जो है ह्यूमन की बॉडी पे देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है उसको हमें टैकल करना चाहिए। परफेक्ट है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर रेडियो एक्टिविटी हमें समझ में आ गई है तो ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है। देखो, पॉल्यूशन का जब से हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं एक चीज़ को हम बार बार पढ़ रहे हैं कि पॉल्यूशन का मतलब एक अनइंटेंडेड प्रेजेंस है और यू कैन से मोर देन एक प्रिस्क्राइब्ड जो कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा वो प्रेजेंट है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है ना जो अनवांटेड है, जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, या फिर जो एक लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से, वो उस कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है तो कई बार वो अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है हम पर हमारे एनवायरनमेंट पे डालता है। इसी को हम पॉल्यूशन कह देते हैं, राइट है। तो जो रेडियो एक्टिविटी है अगर वो वहाँ पर है जहाँ नहीं होनी चाहिए थी या फिर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा है तो वो एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है आपका हो जाएगा। परफेक्ट है। तो देखते हैं कि बुक में आपको इसको किस तरीके से बताया हुआ है। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लगातार जो है एक रेडिएशन से जो एक्सपोजर मिलता रहता है, राइट है। लेकिन जब ये हार्मफुल हो जाए हम लोगों के लिए, जब इनकी जो लिमिट है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है बेसिकली कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसएसआर के चेर्नोबिल में जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर हुआ था उसकी वजह से वहाँ पर एक रेडियो एक्टिविटी का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था। एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है वहाँ के वाटर में, एयर में, फूड चेन के अंदर जो है एंटर कर गया था जिसके लॉन्ग टर्म तक जो है ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट दिखाई दिए थे, राइट है। अब इसका सोर्स क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो जिसका सोर्स है वो है आपका कॉस्मिक रेडिएशन। तो आपका जो स्पेस है ना उसके अंदर बहुत सारे फास्ट मूविंग सेलेस्टियल बॉडीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर सन और जो बाकी के स्टार हैं उनके अंदर जो बेसिकली एक प्रोसेस चलते रहता है उसकी वजह से भी क्या है आप देखेंगे कि रेडिएशन जो है आपके यूनिवर्स के अंदर रिलीज होता है और कई बार वही आपके एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो है आ जाता है। एंड देन एटमॉस्फेयर से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वन ऑफ द सोर्सेस बेसिकली आपका जो कॉस्मिक रेडिएशन है वो है। दूसरा आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। परफेक्ट है, यानी कि आपकी ज़मीन पर, आपकी धरती पर रेडिएशन। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो कई बार जो यूरेनियम है, पोटेशियम है, थोरियम है, इनके नेचुरल डिपॉजिट्स आपको जो है अर्थ पर देखने के लिए मिलेंगे। अर्थ पर आपको डिफरेंट टाइप के रॉक्स देखने के लिए मिलते हैं एंड उन रॉक्स के अंदर मिनरल्स आपको अलग अलग तरीके के जो है बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं। तो कहीं पर यूरेनियम का, थोरियम का, इन सब चीज़ों का डिपोजिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप देखेंगे जो केरल की साइड वाला कोस्ट है वहाँ पर आपको थोरियम जो है वहाँ की सैंड में देखने के लिए मिल जाएगा। परफेक्ट है। तो बेसिकली इनका क्या है, एक नेचुरल डिके होता रहता है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है अपने आप को एक एडजस्ट करने की, एक स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, एटम्स अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी में बेसिकली हम कह देते हैं कि उनका एक डिके हो रहा है। परफेक्ट है। तो इस डिके की वजह से क्या है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है रिलीज होते रहता है। देन इसके अलावा आप देखोगे कि जो हमारी मेडिकल फील्ड है उसके अंदर भी जो रेडियो एक्टिविटी है उसके एप्लीकेशंस हैं। जैसे यदि आप एक्सरे कराते हो, राइट है, तो जो आपकी एक्सरे रेज है उनकी अपनी एक रेडियो एक्टिविटी है। परफेक्ट है। तो आपकी कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन भी होती है ना, तो अगर इनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया है तो ये भी एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का जो है कारण बनता है। दिस इज क्लियर। देन इसके अलावा आप देखोगे इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज हो रहे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर आइसोटॉप्स यूज होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी जो है ये सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट के अंदर लीकेज हो सकते हैं। देन आपका एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग है। कई बार जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होते हैं आप उनका टेस्ट करते हो, होते ही रहता है। तो उस टेस्ट की वजह से भले हमें पता ना चले लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी है वो तो रिलीज होती है। देन इसके अलावा आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो आपको पता है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का एक सिविल यूज़ करते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके, बट उसकी वजह से जो एक आप कह सकते हैं न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है, देन अगेन वो आपकी रेडियो एक्टिविटी को बेसिकली रिलीज करते रहता है, यानी कि आप देखेंगे एनर्जी से रिलीज होते रहती है एंड देन उसकी वजह से एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आपको ये पता चलता है कि हमें ये जो रेडियो एक्टिविटी का बेसिकली एक्सपोजर मिल रहा है
तो ये कहाँ से मिल रहा है? दिस इज क्लियर। अब देखो ये दो तरह के होते हैं, एक आपके आयोनाइजिंग एंड आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो अगर आप देखोगे जो आपके हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं उनको हम आयोनाइजिंग बोलते हैं, एंड जो आपके बेसिकली लो एनर्जी होते हैं उनको हम अदर साइड बोलते हैं। परफेक्ट है। अब जो आपके हाई साइड है इसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा ये वाले जो है आपको बेसिकली देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, रेज। और इसके अलावा एक्स रेज है, कुछ यूवी रेडिएशन भी क्या है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है, तो इनको हम आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि बेसिकली जो रेडियो वेव्स हैं, आपके माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज का सर्टेन टाइप, वो लो इन एनर्जी होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम उनको नॉन आयोनाइजिंग जो है बोल देते हैं। तो बेसिकली जो आपके हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है, राइट है, उसको वो एटम से या मॉलिक्यूल से क्या है बेसिकली जो टाइटली बाउंडेड रिमूव कर देते हैं। तो जब आपका एक चार्ज वहाँ से रिमूव हो जाता है तो एक पर्टिकुलर चार्ज वहाँ पे बचता है, तो आपके आयंस का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है। जबकि दूसरी साइड क्या है, इनके पास इतनी हाई एनर्जी नहीं होती है कि ये बेसिकली क्या है आयनाइज एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स को जो है बना दे, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब ये वाला जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हो तो इसमें दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला, जो आपका वेवलेंथ होता है, राइट है, वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो आपका जो वेवलेंथ है दैट इज वेरी बिग, परफेक्ट है, वेवलेंथ यहाँ पे बड़ा है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो है बेसिकली जो फ्रिक्वेंसी है वो काफी ज्यादा लो हो जाएगा। जैसे जैसे आप इधर चलोगे, है ना, आपका वेवलेंथ कम होता जा रहा है, बट यहाँ पे आपको काफी हाई एनर्जी या हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो है रेज देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी कहाँ से मिलती है? माइक्रोवेव ओपन हो गया, आपके मोबाइल फोन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसी बेसिकली फ्रिक्वेंसी जो एक थर्मल इफेक्ट को जनरेट करती है, तो आपके लैपटॉप्स हैं, ठीक है, ब्लूटूथ है, राइट है। इसके अलावा एक आपके इंफ्रारेड या अल्ट्रा वायलेट वाले होते हैं, तो देखो कि रिमोट वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन बेसिकली एक्सरे और गामा रेज देखने को मिलते हैं जो बोन्स को ब्रोकन कर देते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम से जो है वो चार्ज पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे मेडिकल एक्सरे है, ठीक है, इसके अलावा आपका बोन स्कैन वगैरह होता है, कॉस्मिक गामा रेज जो होती हैं, ठीक है, इनके अंदर काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी जो है बेसिकली होती है। इसीलिए जब आप देखोगे कि अगर आपका फुल बॉडी एक्सरे होता है ना, तो अब जो बेसिकली तरीका है वो ये है कि आपको एक बेसिकली स्पेशल टाइप का सूट पहनाया जाता है। आपने अगर किसी भी तरह की ज्वेलरी, कोई भी मेटल या समथिंग पहना है, उसको रिमूव किया जाता है, एंड देन उस रूम में जहाँ पे एक्सरे हो रहा है सिर्फ 1% प्रेजेंट रहेगा या वो भी प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि एक्सरे पेशेंट को कराना तो मैंडेटरी है, बट उसका साइड इफेक्ट बॉडी के अदर पार्ट्स पे ना पड़े या फिर दूसरे पर्सन पे ना पड़े, तो वो एक अलग तरीके से जो है प्रोसेस की जाती है। हॉस्पिटल्स में अगर आपने कभी देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। चलिए, तो यहाँ तक हमें जो है चीज़ें समझ में आ गई है। अब ये जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखो, सबसे पहले तो इसका हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होने की वजह से कैंसर का रिस्क जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा आप देखोगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई कोई रेडियो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हाई इन एनर्जी होती है कि जो आपके सेल है, जो आपका डीएनए है, ये उसमें क्या है, एक ऑल्ट्रेशन कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय भी कर देती है, डैमेज भी कर देती है। तो उसकी वजह से क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो जाता है, ऑर्गन का डैमेज होना, यहाँ तक कि डेथ होना भी। परफेक्ट है। तो होता है ना, जो आपकी न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, डेथ हो जाती है। इसके अलावा उसके इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है वो क्रिएट होता है। आपके जो प्लांट्स हैं, ठीक है, आपके जो एनिमल्स हैं, ठीक है, आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। पॉपुलेशन का जो है बेसिकली एक इम्बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। देन जो सॉइल एंड वाटर है उसमें भी कंटामिनेशन देखने को मिलता है। जैसे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया के अंदर वाटर में यूरेनियम का कंटामिनेशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, एयर एंड वाटर का कंटामिनेशन, सॉइल एंड वाटर का कंटामिनेशन देखने के लिए मिलता है। एंड ओवरऑल इससे क्या है, बेसिकली आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो यहाँ पर कम होती है। परफेक्ट है।
तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, इसके सोर्स क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आ जाएगा। दिस इज क्लियर। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जो है मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा माइनिंग पॉल्यूशन। तो अगेन देखिए, माइनिंग पॉल्यूशन की अगर एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होगा, जो माइनिंग एक्टिविटीज है उनका इम्पैक्ट बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट पे, उसको आप एक माइनिंग पॉल्यूशन के रूप में कैटेगराइज कर सकते हो। यहाँ पे सेम वही बताया गया है कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है वो काफ़ी सारे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको आपके वाटर में, एयर में, सॉइल में रिलीज कर सकती हैं, एंड दैट अगेन माइनिंग पॉल्यूशन कहलाता है, राइट है। तो देखो कौन कौन से ऐसे कॉमन पॉल्यूटेंट्स हैं जो माइनिंग एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। पहले आपके हैवी मेटल्स जैसे लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, राइट है। ये हैवी मेटल्स क्या हैं, कई बार माइनिंग एक्टिविटीज़ के दौरान रिलीज होते हैं, एंड देन इसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसके अंदर कंटेमिनेशन होता है, धीरे धीरे जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होने लगती है। सिमिलर मैनर में जो वाटर है वो पीने के लायक नहीं रहता, राइट है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर इसके अलावा एसिड माइन ड्रेनेज, तो बहुत सारे बेसिकली आप देखोगे कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या होता है कि एक तरीके से आप देखोगे जो रॉक्स वगैरह हैं जो वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप का रिएक्शन करते हैं, उसकी वजह से एसिड फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वो आपका जो है बेसिकली एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रॉक में सल्फाइड मिनरल्स हैं और ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है क्रिएट कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से देन इसके अलावा बेसिकली एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा टेलिंग्स। तो इसमें होता क्या है, देखो बेसिकली जब आपने क्या किया है किसी भी पर्टिकुलर ओर से जो वैल्यूएबल आपका मटेरियल था वो तो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उसके पीछे जो एक लेफ्ट ओवर वेस्ट बचा है उसको टेलिंग बोलते हैं। तो इस टेलिंग के अंदर ना हाई लेवल ऑफ हैवी मेटल्स हो सकते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से मैनेज ना करो अगेन ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन को क्रिएट कर सकता है। देन डस्ट एंड पर्टिकुलेट मैटर, आपको पता है कि जो पर्टिकुलेट मैटर है वो दो टाइप के मेजरली हम जानते हैं 2.5 एंड 10। इसमें से दोनों ही जो है हमारी हेल्थ के लिए, खासकर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके लिए जो है आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। पर्टिकुलेट मैटर 2.5, राइट है। तो ये बहुत ही महीन कण होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ ही क्या है इनको हम इनहेल कर लेते हैं, एंड देन फाइनली ये जाके हमारे लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की वजह से भारत के अंदर जो इंडियंस हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 5.3 ईयर की कमी आई है। यानी कि अगर हम 5 साल ज़्यादा जीने वाले थे तो हम 5 साल कम जिएंगे ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन, एंड एयर पॉल्यूशन में भी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की वजह से। तो जहाँ पे भी आपकी डस्ट जैसी एक्टिविटीज़ होती है ना, बी द कंस्ट्रक्शन और द माइनिंग, वहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड देन लास्ट में बेसिकली लैंड डिस्टर्बेंस, तो जब आप माइनिंग करते हो तो वहाँ के वेजिटेशन को आप बेसिकली डिस्टर्ब करते हो। जो आपका एक टॉप सॉइल होता है जो कि मोस्ट फर्टाइल लेयर होता है, राइट है, वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे इरोजन, ठीक है, आपका बेसिकली डिप्लीशन एंड फाइनली लैंड का डिग्रेडेशन ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम इनके बेसिकली ओवरऑल एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट की बात करें तो वेरी सिंपल, जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है वही है। आपको वाटर पॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा, वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम है, लैंड यूज़ को लेके चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपका लैंड डिग्रेडेशन हो गया है तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एग्रीकल्चर के लिए शायद भूमि कम पड़ जाएगी, फॉरेस्ट कवर यहाँ पे लॉस हो जाएगा, उस पर डिपेंड जो बायोडाइवर्सिटी थी उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, सॉइल का पॉल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इंडिया के अंदर कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं जो माइनिंग पॉल्यूशन को टैकल करते हैं। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एक एक्ट है द माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो इस एक्ट के जरिए जो स्टेट गवर्नमेंट है और आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एम्पावर किया गया है ये जो माइंस और माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं इनको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है। दूसरा हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड नोटिफिकेशन है 2006 वाला।
तो किसी भी प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको एसेस करने के लिए प्रॉपर स्टडी की जाती है एंड देन उसके बाद ही उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या तो एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। इसी को हम अपने थर्ड चैप्टर में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। देन हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है। दोनों एक्ट्स को हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर मैनर में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 वाला एंड देन हमारा जो है नेशनल मिनरल्स पॉलिसी भी है 2019 वाली। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट की तरफ से एक गो जोन और नो गो जोन जो है कोल माइनिंग के लिए बनाया गया था। दरअसल 2009 में जो कोल मिनिस्ट्री थी और जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री थी, उन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम गो और नो गो जोन जो है बोलते हैं। तो देखिए कोल हो सकता है आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाता है, बट वहाँ से कोल को माइन करना है या नहीं, है ना, ये देखना ज़रूरी है। कहाँ पर कितना फॉरेस्ट कवर है, कितनी लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे जो है डिपेंड करते हैं, और अगर वहाँ पे हम माइनिंग करते हैं तो उसका ओवरऑल इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर किसी कोल जोन में जो है गवर्नमेंट माइनिंग करने की परमिशन दे देती है तो उसको गो जोन बोलते हैं, और कहीं पर अगर लगता है कि हमें नुकसान ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट वहाँ पे माइनिंग की परमिशन नहीं देती है, उसको नो गो जोन जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, परफेक्ट है। इसके बाद आपको कुछ गोल्ड फील्ड की जो है यहाँ पे केस स्टडी दी गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब जब माइनिंग की बात आती है तो जो सैंड माइनिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में पहले भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी भी इम्पॉर्टेंट है। तो सैंड माइनिंग क्या होता है, देखो आपको सैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है आपको मोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है एंड उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको कंक्रीट, सीमेंट यानी कि सैंड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस था उनका कहना ये है कि टोटल जो रिसोर्स ऑफ सैंड है इंडिया के अंदर वो लगभग 28.5 बिलियन क्यूबिक मीटर है ना। इसमें बीच और रिवर सैंड दोनों आता है। तो सबसे पहले ना हमें टाइप ऑफ सैंड पता होना चाहिए। तो एक आपका होता है रिवर सैंड, तो बेसिकली जो रिवर के बेस से या फिर रिवर जो फ्लड पेन्स होते हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको रिवर सैंड बोलते हैं। दूसरा आपका बेसिकली लैक्रोस्ट्राइन सैंड होता है, लेक से जो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका मरीन सैंड, जो आपका मरीन बेसिकली आसपास का कोस्टल एरिया होता है, बीचेस हैं, बे है, लेगून्स है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड देन मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जिसको आर्टिफिशियली आपने रॉक्स वगैरह को क्रश करके जो है बनाया है। अगेन जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड है जिसको एम सैंड भी बोलते हैं, इसको दो सब टाइप में जो है डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है ओर सैंड, ओ सैंड इसको बोलते हैं, राइट है। जो मिनरल ओर्स होते हैं ना ये उनका एक बाय प्रोडक्ट होता है। एंड दूसरा होता है आपका क्रश्ड रॉक सैंड, तो बेसिकली जो आपके रॉक्स हैं जैसे ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, इनको क्रश करके आप जो सैंड बनाते हो उसको आप क्रश्ड सैंड जो है यहाँ पे बोलते हो। अब देखो सैंड का ना एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला तो देखो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जहाँ पे भी आप सैंड की माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो एक तरीके से जो सॉइल है आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। वो सॉइल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तो आप मान के चलिए आपने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट को क्या है ख़त्म कर दिया है। तो बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, इन सब की पॉपुलेशन पे इसका असर देखने के लिए मिलता है। वाटर क्वालिटी का डिग्रेडेशन होता है। जब आप सैंड की माइनिंग कर रहे हो किसी भी रिवर से, कैनाल से, तो उस वाटर की टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट है। तो वाटर जितना मटमैला हो जाएगा, सन की लाइट उसके अंदर उतना लेस एंटर कर पाएगी एंड उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, जो एक फूड चेन है उस वाटर बॉडी का वो डिस्टर्ब होता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जो सैंड है उसको जब आप माइन कर रहे हो तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको सबसे ज़्यादा हार्म होता है। परफेक्ट है। इसके अलावा सैलिनिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। देखो जब आपने क्या किया है, एक रिवर को डीप तक जो है बेसिकली माइन किया है, उसमें से डीप तक जाके सैंड को एक्सट्रैक्ट किया है, तो रिवर की ना वाटर कैरिंग कैपेसिटी अब ज़्यादा हो गई है। रिवर ज़्यादा फ्लो के साथ जो है बेसिकली बहती है। तो जो रिवर डेल्टास होते हैं ना वहाँ पे मोर वाटर आउटपोर हो रहा है ओशन के अंदर। तो जो रिवर का माउथ है ना, वो वाइड होने लगता है। इसकी वजह से जो ओशन का वाटर है वो रिवर के अंदर इंट्रूजन करने लगता है। इसकी वजह से रिवर के वाटर में सलीन वाटर जब घुलता है तो सैलिनिटी की प्रॉब्लम आती है।
देन रिवर इरोजन, जब आप सैंड की माइनिंग कर रहे हो तो जो रिवर है वो अपने आसपास जो है इरोजन एंड वेदरिंग उसको ज़्यादा करने लगती है क्योंकि स्टीप हो जा रहा है उसका वाटर फ्लो, राइट है। इसके अलावा आप देखेंगे फिशिंग इंडस्ट्री पर इसका जो है सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। आपने वाटर बॉडी के इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में योगदान दिया है तो फिशेस पर सबसे ज़्यादा असर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, जितनी भी मशीनरी वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा क्या होता है, इससे बेसिकली सिल्टिंग की प्रॉब्लम भी होती है। तो क्या होता है कि माइनिंग की वजह से जो रिवर बेड है उसमें सिल्टेशन बढ़ने लगता है। अगर रिवर का सिल्टेशन बढ़ेगा तो उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिवर है वो पानी को फ्लड प्लेन में भी जो है स्प्रेड आउट कर देती है और उससे फ्लडिंग की सिचुएशन बनती है। केरला वगैरह में जो रिवर बेड थे वहाँ पर या फिर जो फ्लड प्लेन्स थे वहाँ पे जो इलीगल सैंड माइनिंग चल रही थी उसकी वजह से ही बाढ़ आई थी, ऐसा कुछ स्टडीज़ पॉइंट आउट करती हैं। एंड देन उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने उन इलीगल सैंड माइनिंग माफियाओं पर जो एक शिकंजा अपना कसना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा सोशल इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है, ये तो आप जानते ही हैं। भारत के अंदर इसको रेगुलेट कैसे करते हैं, देखो सेंड को माइनर मिनरल जो है भारत में माना जाता है। तो जो हमारा MMDR एक्ट था, जो भी हमने अभी देखा, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास जो है जो माइनर मिनरल्स हैं उनको कंट्रोल रेगुलेट करने की पावर रहती है। तो अगेन ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, ठीक है। फिर आप देखोगे 2016 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उन्होंने सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 को जो रिलीज किया था, एंड 2020 में उन्होंने इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020 को रिलीज किया था, ताकि भारत के अंदर जो इलीगल सैंड माइनिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप देखोगे 18 में एंड 13 में इससे जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे जो है खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। इट्स अ इजी वन बट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। अब देखो हमने जितने भी बेसिकली इश्यूज देखे हैं अभी तक, है ना, उन सब चैप्टर्स में हमने साथ में ही जो भी एक्ट थे, पॉलिसीज़ थे, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उसको रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उसको कवर किया हुआ है, राइट है। तो इसलिए इस चैप्टर में ऑलरेडी हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो इस वाले चैप्टर में हमने रिपीटेशन नहीं किया है, हमने सिर्फ उन चीज़ों को इंक्लूड किया है जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट थे या फिर जो शायद पिछले चैप्टर्स में कवर ना हुए हों। तो यहाँ पे देखिए भारत के अंदर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, दैट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हमारा 1986 वाला है। तो देखो अगर बात करें इस एक्ट के आने से पहले भारत के अंदर इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर जो एक वैधानिक ढांचा था वो बड़ा बिखरा हुआ था, बड़ा स्कैटर्ड था। इस वाले एक्ट के बाद हमने चीज़ों को बड़ा सिस्टमेटिक वे में जो है बेसिकली एक तरीके से लागू किया है और सिस्टमेटिक वे में जो है सारी चीज़ें हो गई हैं। देखो इसको इंट्रोड्यूस कैसे किया गया था। 1980 का दशक ना वो था जब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों को लेकर ना एक ग्रोइंग कंसर्न जो है दिखाई देने लगी थी। मीडिया की बात करें या फिर जो एक पब्लिक डिस्कोर्स था उनके अंदर इन सब चीज़ों को लेकर क्या है बड़ा ओपनली डिबेट होने लगी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ा था। देन इंटरनेशनल कमिटमेंट भारत की तरफ से दी गई थी। देखो आपका बेसिकली 1972 में स्टॉकहोम के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, और भारत ने भी इसके तहत कमिटमेंट दी कि भाई हम भी क्या है बेसिकली ह्यूमन एनवायरनमेंट नॉट द डेवलपमेंट, कि भाई हम भी क्या है अपना जो एनवायरनमेंट है इसको लेकर काम करेंगे। देन लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो मैंने जैसे कि बताया बहुत स्कैटर्ड इन्वायरमेंटल लॉज थे और ये मांग उठ रही थी कि एक जो है अम्ब्रेला लॉ लाया जाए जो इन सारे इश्यूज को कवर करता हो। एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म, अगेन 1980s में आपको बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट को लेकर एक्टिविज्म इंडिया के अंदर दिखाई देने लगता है। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे इस टाइम पर बेसिकली एक विजिलेंट होकर दिखाती है, एंड देन हमारा जो है ये एक्ट पिक्चर में आता है। परफेक्ट है। अब इसके अंदर की प्रोविजंस क्या है। पहली बात तो ये कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रेगुलेट जो किया जाता है वो इस एक्ट के तहत यहाँ पे किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट को कुछ भी रूल्स बनाने के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जो एक लीगल पावर मिलती है वो इस एक्ट के तहत जो है मिलती है।
देन हजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट, तो जो हजार्डस सब्सटेंस होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा, और जो कंपनीज हजार्डस सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस होंगे, ये सब भी इस एक्ट के तहत जो है बेसिकली आप देखोगे मेंशन किया हुआ है। देन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मैंने अभी बताया किसी भी प्रोजेक्ट का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट है, उसकी एक प्रॉपर स्टडी करना ज़रूरी है और ये मैंडेटरी किया हुआ है इस एक्ट के तहत, ठीक है। देन इसके अलावा बेसिकली जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो कई बार सैंपल लेते हैं, रेड करते हैं, चीज़ों का इंस्पेक्शन करते हैं, तो उनको ये अथॉरिटी कहाँ से मिली है, अगेन इसी एक्ट से मिली है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप इस एक्ट के तहत बताए गए जो रूल्स हैं उनको बेसिकली एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हो या फिर उन रूल्स के अगेंस्ट जाते हो, तो वो जो ऑफेंस होगा एंड आपको जो पेनल्टी लगेगी उसको भी जो है इस एक्ट के तहत जो है मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन अवेयरनेस की बात भी इस एक्ट में की गई है कि देखो इन्वायरमेंटल इश्यूज ऐसे नहीं है कि सिर्फ अकेले गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको जो है ठीक कर दिया जाएगा, एक पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, तो एक्ट में ये भी जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, परफेक्ट है। अब इसके बाद पॉल्यूशन को लेकर जो एक इम्पॉर्टेंट बॉडी आती है जिसका नाम आपने पिछले लेक्चर्स में बार बार सुना होगा, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में, जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो हमारा एक्ट है पॉल्यूशन को लेकर, लेकिन इसके बाद इसकी जो बेसिकली पावर्स थे और इसके जो फंक्शंस थे उनको एक्सटेंड किया गया था, हमारा जो नया एक्ट था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो है जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत इसको ये जो है एक पावर दी गई कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसको किसी भी प्रकार का अगर टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, कोई भी तकनीकी अगर उनको मदद करनी है, तो जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको जो है यहाँ पे करेगा, ठीक है। अब अगर हम सीपीसीबी के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। देखो अगर आपको पॉल्यूशन को लेकर काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट सम स्टैंडर्ड्स कि आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ग्रीन हाउस गैस का मिशन इतना ही हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन इतना ही हो सकता है, या आपको अपने यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे, तो उन स्टैंडर्ड्स को सेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। देन प्रोटेक्ट करना, मॉनिटर करना, सर्वेलेंस करना, ये इनका काम है। बेसिकली जो भी रूल्स और रेगुलेशन मिनिस्ट्री की तरफ से बनाए जाते हैं उनका एक कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जो है सीपीसीबी देखता है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर पेनल्टीज वगैरह को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल सपोर्ट का काम है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। इसके अलावा देखो इनके द्वारा कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं। अब ये रिपोर्ट्स ना आपके तब ज़्यादा काम की है जब कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट करंट अफेयर में होगी, ठीक है। अभी जस्ट नाम जान लो, यू डोंट हैव टू रीड ऑल द डिटेल्स। अगर कोई रिपोर्ट करंट में थी तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो जैसे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टेटस एंड ट्रेंड्स एक रिपोर्ट है, वाटर क्वालिटी स्टेटस है, एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड एनुअल रिपोर्ट है, ये इनके द्वारा रिलीज की जाती है। अब जैसे सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको देखने के लिए मिलता है, ऐसे स्टेट लेवल पर आपको जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। इनको भी जो है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एंड आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के तहत जो स्टैब्लिश किया गया है, एंड फर्दर इनको भी एनवायरमेंटल जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके तहत जो है पावर दी गई है, परफेक्ट है। देन कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह और है, इसके तहत भी इनको पावर जो है यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, दैट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन इसको हिंदी में बोलते हैं। तो बेसिकली जब हम डेवलपमेंट करते हैं और हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए बल्कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो हमें क्या है उस डेवलपमेंट का ना हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारी कम्युनिटीज़ पर, हमारे फ्लोरा फ्यूना पर, हमारी बायोडाइवर्सिटी पर क्या एक असर देखने को मिलेगा, ये जो है बेसिकली हमें पता होना चाहिए, राइट।
तो यहाँ पर देखो आप देखोगे अलग अलग तरह के जो है असेसमेंट्स देखने को मिलते हैं। सोशल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कम्युनिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया के अंदर है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, इसको EIA बोलते हैं। 1976 में बेसिकली एक आप देखोगे इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया गया था, यहाँ से एक शुरुआत मानी जाती है, राइट। देन 1994 में पहली बार जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव EIA नोटिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई थी कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट होगा हम पहले उसके इम्पैक्ट को असेस करेंगे। देन इसके बाद बेसिकली 2006 में एक नई नोटिफिकेशन लाई जाती है जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह करके इसको EIA को स्ट्रेंथन किया जाता है। 2022 में गवर्नमेंट ने फिर से इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो 2006 की बात करते हैं। सबसे पहले तो EIA ये कहता है जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उनका एक कैटेगराइजेशन करना ज़रूरी है। तो इन्होंने पहले तो 2 पार्ट में जो है किसी भी प्रोजेक्ट का कैटेगराइजेशन किया। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई प्लांट या तो जो है एक तरीके से माफ़ कीजिएगा, या तो आप जो है बेसिकली कोई प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहते थे, या फिर हो सकता है कोई हाईवे जो है प्रपोज किया गया है, तो उसको पहले 2 कैटेगरीज में से वो किस कैटेगरी में आता है ये देखा जाएगा। एक आपका होता है कैटेगरी A, ठीक है, एक होता है आपका B। ए के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसको मैंडेटरी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा, दैट इज मैंडेटरी। फिर जो बी वाले होते हैं उनको जो है बेसिकली क्लियरेंस स्टेट लेवल पर, जो स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हमारे अथॉरिटीज़ होते हैं या फिर जो हमारे स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज़ होते हैं इनके द्वारा दिया जाता है। बी वालों को अगेन 2 पार्ट में बांटा गया है, एक आपका कैटेगरी B1, इनको मैंडेटरी EIA कराना होगा, और एक आपका कैटेगरी B2, यहाँ पे रिक्वायर मैंडेटरी नहीं किया गया है, राइट है। देन देखो अगर किसी भी प्रोजेक्ट को किस कैटेगरी में लेके जाना है, इसके लिए उस प्रोजेक्ट की पहले स्क्रीनिंग स्कोपिंग करना ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोजेक्ट को पहले एक स्क्रीनिंग करेंगे तब तो पता चलेगा ना इसको किस कैटेगरी में डालना है। तो यहाँ पे एक स्क्रीनिंग की जाती है, प्रोजेक्ट का साइज़ कितना है, ठीक है, कौन कौन से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो हैं उसके लिए आ रहे हैं, ठीक है, ये सब देखा जाएगा। फिर स्कोपिंग का मतलब होता है कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं बेसिकली यहाँ पर आएंगे, इसका स्कोप कितना है, और स्टडी का एक बाउंड्री यहाँ पे सेट किया जाता है। देन EIA स्टडी की जाती है, इसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस उस प्रोजेक्ट का किया जाएगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक कंसल्टेशन। जब भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है तो पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता है, वो सारे लोग जो उस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। देन इसको एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के पास जो है भेजा जाता है। तो जो कमेटी है वो बेसिकली क्या है, रिकमेंडेशन देती है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कि भाई ये हमने रिपोर्ट देखी है, हमारा क्या इस पर जो है कहना है। एंड देन फाइनली इसको जो एनवायरमेंट क्लियरेंस अगर मिलना होता है तो मिल जाता है। परफेक्ट है। यहाँ पे बेसिकली इस डायग्राम से आप इसको सबसे बेटर तरीके से समझ सकते हैं। कोई भी जो है प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ, उसके लिए पहले एक साइट का सिलेक्शन होता है। जिस पर्टिकुलर साइट पर वो प्रोजेक्ट हो रहा है, अब वहाँ के जंगलों पर, वहाँ के एक बायोडाइवर्सिटी पर, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये अब हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले क्या है, कंडक्ट किया जाएगा EIA, राइट है। और उसके बाद जो है इसमें आपका स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, ये सारी चीज़ें हो गई, रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे कि भाई प्रोजेक्ट के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा वो पब्लिक हियरिंग को अरेंज करेगा, सभी लोगों को बुलाया जाएगा, एक पब्लिक हियरिंग की जाएगी। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो अभी बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है वो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए क्या है, अप्लाई करेगा। इस दौरान वो जो EIA का स्टडी था, रिपोर्ट्स थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था, पब्लिक के साथ जो कंसल्टेशन हुआ था, उन सारी चीज़ों को सबमिट करेगा। अब जो हमारी एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी है या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी या फिर ब्लंटली रिजेक्ट कर देगी, है ना, या फिर क्या हो सकता है वो कुछ चेंजेस को सजेस्ट करें। अब इन चेंजेस को सजेस्ट करने के बाद वापस से उसका एक EIA किया जाएगा, क्योंकि जो चेंज सजेस्ट किए गए अब वो पब्लिक को जो है बेसिकली बताने यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी प्रोजेक्ट को, जब हम कहते हैं कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी गई है तो उसके देने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एनालाइज की जाती हैं, राइट है। अब इसके बाद देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे ब्लाइंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है।
देन रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज। तो डायग्राम में आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छा। देखो बेसिकली अगर इस साइट पर कोई भी प्रोजेक्ट ना बनाया जाए तो बिना, मान लीजिए आप देखोगे बिना उस प्रोजेक्ट के जो इन्वायरमेंट है वो एकदम बढ़िया स्थिति में है, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा जो है एडवर्स इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं तो बिना किसी डैमेज के स्ट्रेट लाइन जा रही है, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। लेकिन अगर आप EIA के साथ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो EIA जब आपके प्रोजेक्ट का होगा तो आपको बताया जाएगा कौन से मेजर्स आपको लेने हैं, किस तरह के प्रोसेसेस लेने हैं, कम्युनिटीज़ के साथ एक डिस्कशन होगा। तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट में ऐसी सुधारोगे जो इन्वायरमेंट के लिए बेहतर होंगी। तो अब देख रहे हो ये जो कर्व है ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि अब डैमेज सिर्फ इतना ही बचा। With respect to this damage, now the damage is only this। तो ये जो है यहाँ पे EIA का फायदा एक होता है, राइट है। देन इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि जो एक स्टेक होल्डर्स के बीच में गुड रिलेशनशिप देखने को मिलता है। पब्लिक को लेफ्ट आउट फील नहीं होता, पब्लिक को ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी हो रहा है और हमसे पूछा भी नहीं जा रहा, राइट है। तो जुडिशियल डिस्प्यूट्स इसकी वजह से कम हो जाते हैं। बाद में जब प्रोजेक्ट बन जाए फिर कोर्ट में केस होता है, फिर वो एक लंबी चीज़ चलती है, प्रोजेक्ट भी लटक जाता है, बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। जुडिशियल बेसिकली जो ओवरलोड केसेस का हो रहा है वो मिलता है, वो यहाँ पे नहीं होता क्योंकि हमने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पहले क्या एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन यहाँ पे लिया है, राइट है। बट सब कुछ इतना बेहतर तो नहीं है, कुछ इश्यूज भी हैं भारत के अंदर। सबसे पहला इश्यू तो ये है कि बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस है, पब्लिक को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, अपनी बात को कैसे सामने रखना है। दूसरा EIA के साथ ना एक प्रोविज़न है कि इसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो आपको पब्लिक के लिए ओपनली अवेलेबल कराने पड़ेंगे। बट अभी लोकल लैंग्वेज में नहीं होता, जनरली इंग्लिश में होता है, तो लोकल लोगों को समझ में ही नहीं आता है, तो फिर वो ऑब्जेक्शन क्या करेंगे, राइट है। फिर इग्नोरेंस एंड करप्शन तो पता ही है रहता है। दूसरा आप देखोगे कि कई बार ना प्रोफेशनल्स जो है उनका लैक रहता है, जैसे स्टडी को करेंगे जो इन सारी चीज़ों को देखते हैं वो प्रोफेशनल्स की वर्क फोर्स की ही एक कमी है। फिर कुछ लूप होल्स हैं, देखो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्शन दिया जाता है जो ज़रूरी हैं, बट उन एक्सेप्शंस का फ़ायदा कई बार जो है उठाया जाता है, राइट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके अंदर कुछ लूप होल्स भी हैं तो इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कैसे करें। तो सबसे पहले तो क्या है, पब्लिक को आपको अवेयर करना पड़ेगा एंड देन उनका मोर इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पे रखना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आपका होना चाहिए, राइट है। फिर इंडिपेंडेंट एंड जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे इवैल्यूएशन ही करें, राइट है। तो जो इवैल्यूएशन हो रहा है ना इंडिपेंडेंट तरीके से हो और एक्सपर्ट्स यहाँ पे जो है बेसिकली शामिल हों, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट अच्छे से होना चाहिए कि अगर आपने कुछ चेंजेस बताए थे तो जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, क्या सारे मेजर्स जो है यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड इसका कंटिन्यू रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एक बार रिपोर्ट हो गई, क्लियरेंस मिल गया, यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाए बात, कंटिन्यू आप इसको रिव्यू करो एंड जो भी सुधार करने हैं वो भी इसके अंदर जो है करते रहो, ठीक है जी। तो ये जो है आपका EIA काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे 2018 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है और मींस का क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, और ये अगेन क्या है फिर से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट है। तो आई होप कि आज हमारे इजी चैप्टर्स थे आपको समझ में आ गए होंगे एंड अच्छे तरीके से जो है रिवाइज कर लीजिएगा। बुक अगर परचेज करेंगे तो बिल्कुल मत भूलिएगा यूज़ करना फैकल्टी कोड प्राची लाइव। एंड अगर आप हमारे बेसिकली इंग्लिश बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, हिंदी बैच में, इंग्लिश बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि सितंबर से स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर को सुबह 8 बजे से, तो आप जो है बेसिकली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगेन मैक्सिमम फी डिस्काउंट के लिए प्लीज़ यूज़ कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं बैच से रिलेटेड या अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्द मिलेंगे न्यू क्लास के साथ एंड जल्दी से अपनी बुक को जो है रैप अप करेंगे ताकि उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन कर लें। प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच अगेन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।